जापान में जॉब चाहिए बिना स्कैम में फंसे तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे न्यू ईयर के अराउंड में एक मैसेज आया था मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। एक पर्सन थे, उन्होंने उनको कुछ जापान से जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी एंड उनको कुछ कन्फ्यूजन था कि क्या ये अपॉर्चुनिटी जेन्युइन है या नहीं। मैं अभी पूरा केस आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ एंड उनको क्या क्या चीज़ें उनको प्रॉमिस करी गई, उनको क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई, एक्सपीरियंस हुई। पूरा का पूरा उनसे मैंने जब मतलब उनसे जब बात हुई, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने पूरा सिनेरियो मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे उनके साथ हो रहा है इस टाइम पे एंड व्हाट ही शुड डू। तो मेरे से जो उन्होंने बेसिकली एडवाइस मांगी कि क्या कर सकते हैं ऐसे केस में और ये क्या जेन्युइन केस है या नहीं, तो वो चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ स्कैम ना हो। मतलब बहुत ज़्यादा इतना आपको ये होता है ना कि ट्रैप करने के लिए, इतना ज़्यादा ट्रैप करने के लिए उन्होंने इतनी सारी चीज़ें रखी थी एज अ प्रूफ कि आप फंस सकते थे। बट कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो मिस कर गए, जो वो ट्रैप करना चाह रहे थे उनको। शुरू करते हैं। मुझे एक रिसेंटली अभी एक मैसेज आया मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कि उनको एक जापानीज़ कंपनी से ऑफ़र आया है और उनसे कुछ एक आईपीए प्रोसेस के रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया गया। ये टर्मिनोलॉजी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम न्यू थी बिल्कुल ही। एंड जापान में जो जो हायरिंग प्रोसेस है, सिंस मेरा भी हायरिंग प्रोसेस हुआ यहाँ पे, स्वाति का भी हुआ, तो मैंने दोनों एक होता ना कि एक सिर्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, स्वाति का भी एक्सपीरियंस मैंने सामने से देखा। इनफैक्ट मेरे कुछ जो नोन्स हैं उनसे भी मैंने उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि उनका हायरिंग प्रोसेस कैसे कैसे रहा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे काफ़ी हद तक अब आइडिया लग गया था कि जापान में हायरिंग प्रोसेस यूजुअली क्या रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज था जब उन्होंने मुझे बताया कि उनका मैं मैसेज ही रीड कर देता हूँ कि हे देवांशु वांटेड टू आस्क कि उनका जापानीज़ कंपनी में सिलेक्शन हो गया है एंड कुछ वो लोग कुछ आईपीए प्रोसेस के नेम पे उनसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे थे। मैं थोड़ा सा वहाँ पे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली उनको भी वही चीज़ प्रॉब्ली स्ट्राइक हुई होगी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों मांग रहे हैं और ये आईपीए प्रोसेस है क्या एक्चुअली चीज़, और क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। एंड दे टोल्ड देम, आई मीन उन्होंने कंपनी वालों ने उस पर्सन को ये बताया प्रॉपर कि ये आपका जो पैसा है ये रिफंडेबल रहेगा। कि जस्ट इनिशियली हम एक तरह से अपने पास एक गारंटर मनी रख रहे हैं कि आप आओगे, ज्वाइन करोगे, आपके सारा वीज़ा प्रोसेस वगैरह है, सब कुछ कंपनी बेयर करेगी, बट आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इनिशियली में देना है। सो दिस वाज समथिंग जो सामने वाली कंपनी थी वो उनको प्रॉमिस करी थी। एंड टू बी वेरी क्लियर, जो पेरेंट कंपनी जिसका ऑफ़र उनको दिया गया था वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। बीच में एक मीडिएटर कंपनी थी, उसने एक उनको कहते हैं ना जाली ऑफ़र लेटर इशू किया, जाली मेल्स भेजे हैं, जेन्युइन मेल्स पूरे मेल्स भेजे हुए हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा केस डाउटफुल सा लगा था। तो आई आस्क्ड हिम कि मुझे आप एक बारी अपने मेल्स के स्क्रीनशॉट भेज दो अगर वो ओके हैं, एंड ही शेयर्ड मी एवरीथिंग। एंड मैंने सबसे पहली चीज़ यही चेक करी कि उनकी जो मेल्स में उस ऑफिस की जो लोकेशन है क्या वो जेन्युइन है। तो मैंने सबसे पहले उस मेल में जाके उनकी ऑफिस की लोकेशन चेक करी एंड देन मैंने उनको जो ऑफिशियल जो मेन कंपनी है उसका टोक्यो का एड्रेस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करके कंपैरिजन उनको दिखाया कि जो आपको मेल पे एड्रेस लिख के भेजा हुआ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जो आपको वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस लोकेशन पर का काम रहेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो पहली चीज़ तो वो थी। देन दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने उनसे बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो इंडिया में ज़रूरत होती हैं। जापान में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मेरी हायरिंग जापान में हुई थी तो मैंने अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार, पैन, इनमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। मेरा सिर्फ जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस लेटर था मेरी कंपनी का वो दिया था मैंने, और मेरी लास्ट पे स्लिप्स जो थी वो दी थी मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पासपोर्ट गया था, रीज़न बीइंग मेरा वीज़ा अप्लाई होना था। और एक एक केस में मेरा शायद से एजुकेशन सर्टिफिकेट्स गए थे, जितना मुझे भी याद है।
एजुकेशन सर्टिफिकेट्स मैंने दिए थे ओनली फॉर वीज़ा पर्पस, अदरवाइज़ मेरा इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। ये प्रोसेस सेम स्वाति के साथ भी हुआ था एंड मेरे दोस्तों के साथ भी सेम ही प्रोसेस हुआ था। आधार और पैन का कोई लॉजिक नहीं बनता जापान में, आपसे क्यों मांगेंगे अनटिल अनलेस आपके वीज़ा के रिलेटेड कुछ बहुत पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं। बट वो भी वीज़ा के लिए आपको मैक्स टू मैक्स पासपोर्ट और आपके बेसिक डिटेल्स की कंपनी आपका कौन स्पॉन्सर कर रही है वो भी कंपनी से ही मिलता है, एंड प्लस आपका जो आपकी जो प्रीवियस कंपनी एक्सपीरियंसेस हैं वो मांगते हैं। इसके अलावा आपसे कुछ भी एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। देन उसके बाद मैंने उनसे एक्चुअली ईमेल आईडी भी कंफर्म करी कि आपको किस ईमेल आईडी से आपको मेल्स आ रहे थे। वो भी ईमेल आईडी में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी थी। सो कई बार होता है ना कि जो आई गेस जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है वो अवेयर होंगे, उनको फ़िशिंग मेल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग्स वगैरह कराई जाती है। तो उसमें भी जो उनका ईमेल एड्रेस था उसमें भी कुछ एक मिस्टेक थी। तो मैंने उससे भी कैच करके उनको बताया कि ये ईमेल एड्रेस भी जेन्युइन नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो आई गेस आप कई बार होता है कि हम ओवरलुक कर जाते हैं। तो आप बस इन चीज़ों को इंश्योर करें कि जो आपको डिटेल्स सामने से आ रही हैं क्या वो जेन्युइन है। सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने कंफर्म करी ऑफिस लोकेशन, दूसरी चीज़ थी कि जो ईमेल एड्रेस जिस पर्सन से हो रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। तो उनके साथ कुछ ऐसा सा प्रोसेस रहा कि एक कंपनी थी, उनके थ्रू उस पर्सन को रीच आउट किया गया। ये कंपनी जेन्युइन है, अगर आप चेक करोगे वेबसाइट्स पे ये बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। और किसी ने इस कंपनी के नेम को यूज़ करके उन पर्सन को थोड़ा सा स्कैम करने की कोशिश करी उस केस में। सो हुआ क्या, उनके फर्स्ट लाइक मैं उनका ही मैसेज, क्योंकि मेरे पास उनके पूरे मैसेजेस हैं, मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी मेकअप नहीं करा, तो मैं चाहे तो ये इनके स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर दूंगा। लाइक ही टोल्ड मी कि दे कॉन्टैक्टेड मी वाया मेल इन द नेम ऑफ, उन्होंने रिप्लाई किया मेल पे, उनका फर्स्ट राउंड हो गया, देन सेकेंड राउंड हो गया। सेकेंड राउंड में एक जापानीज़ पर्सन आए, सम ही इज़ ऑल्सो जेन्युइन पर्सन, वो कंपनी के जेन्युइन पर्सन है, मैं उनका फुल नेम नहीं डाल रहा यहाँ पे। उनसे उनकी टीम्स पे एक नॉर्मल कॉल पे बात हुई, फेस टू फेस कॉल भी नहीं हुई, जो कि बहुत वियर्ड है। जापान में मोस्टली इंटरव्यूज़ में आपके फेस टू फेस कॉल्स ही होते हैं। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि वो HR हैं सो एंड सो कंपनी में, एंड उन्होंने लाइक आपसे सारे राउंड्स क्लियर होने के बाद उनसे 38,280 रुपीज़ इन द नेम ऑफ IPA एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा। तो उन्होंने लाइक जो पर्सन थे जिनको ये मेल आया, उन्होंने सामने से पूछा भी कि आपको ये पैसे किस लिए चाहिए, कैंडिडेट के लिए क्यों चाहिए सिलेक्शन के बाद। तो उन्होंने ये बताया कि अगर कैंडिडेट ने बैक ऑफ कर लिया तो वीज़ा का कंपनी का वीज़ा फ़्लाइट्स टिकट्स का पैसा वेस्ट जाएगा। पहली बात, 38,000 रुपीज़ में क्या आप वीज़ा, चलो वीज़ा समझ सकता हूँ, क्या फ़्लाइट की टिकट्स हो सकती हैं? मैं नहीं मानता। आपका 2 and 1 साइड की भी फ़्लाइट की टिकट कम से कम 40,000 रुपीज़ से कम मैंने आज तक नहीं देखी। होंगी कुछ नॉन डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी, बट अगर डायरेक्ट फ़्लाइट की बात करूँ, मुझे 40,000 रुपीज़ से कम मेरे को तो आज तक नहीं मिली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देन बंदे ने लाइक जो पर्सन थे उन्होंने सामने से बोला कि ये पैसा जो है रिफंडेबल रहेगा, ये सिर्फ हमारे पर्सनल इंटरव्यूज़ पे जब हम मिलेंगे तो आपको ये वापस मिल जाएगा पैसा। तो उन्होंने जो पर्सन थे चैतन्य, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा ये पैसे। एंड देन वो उनको वापस से थोड़ा सा फोर्स बैक करने लगे कि आप हाफ़ दे दो, कोई बात नहीं, हम बाकी कर देंगे। मतलब ऐसा कौन सा हो गया यार कि आधा पैसा मांग के काम हो जाएगा, ये तो अलग ही चीज़ थी। तो मुझे भी थोड़ा सा लाइक लगा कि यार ऐसा स्कैम भी चल रहा है यहाँ पे। और जापान में लाइक आप लोग जापान जो जेन्युइनली ड्रीम कर रहे हैं आने के लिए, वो अपने लाइक कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी कितनी सारी प्रिपरेशंस करते हैं, और उनके साथ अगर ऐसा केस हो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। लाइक उस पर्सन को जेन्युइनली ऑफर लेटर तक रिलीज़ हुआ, लाइक उन्होंने मुझे ऑफर लेटर पूरा भेजा हुआ है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उनसे मेरी डिस्कशन हुआ इस बारे में। सो मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग सा मुझे ही फील हुआ। लाइक मैं तो उस पर्सन का सोच रहा हूँ कि वो कैसा फील कर रहा होगा। लाइक अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं जेन्युइनली थोड़ा सा मुझे भी ब्रेकडाउन फील होता है अपने अंदर। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आप लोगों के साथ भी हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को पहले चेक कर लो
कि भाई जेन्युइन केस है भी या नहीं। और जापान में जो मीडिएटर कंपनीज़ हैं वो जैसे कि आपका रॉबर्ट वॉल्टर्स है, रॉबर्ट हॉल्ट्स है, माइकल पेज है, लाइक कुछ जेन्युइन कंपनीज़ हैं। और उन्हीं के डायरेक्टली आप उनके लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल्स चेक करके आप उनको मैसेज कर सकते हो। आप बिल्कुल आराम से उनसे पूछिए, वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करके आपको सारी चीज़ें क्लियर कट बताएंगे। आपको कुछ भी 1% का भी हेजिटेशन रखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उनको मैसेज करो, आप उनसे पूछो कि ऐसा लाइक ऐसा ऐसा केस है, आई एम नॉट श्योर कि ये जेन्युइन है या नहीं। आपको सामने से कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन ज़रूर आएगी। जापान में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करने से पहले आपसे लाइक बाकायदा पूरा सिग्नेचर लिया जाता है, आपसे प्रॉपर साइनिंग होती है, तभी आपकी पर्सनल डेटा कलेक्ट होती है। अदरवाइज़ वो लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये केस बिल्कुल अलग था। तो ये सब चीज़ों का आप प्लीज़ खास कर ध्यान रखें और ऐसे ट्रैप्स में ना फंसो। पहले ही अपनी जो होती है ना कि जांच पड़ताल पहले ही कर लो आगे बढ़ने से पहले। और अवेयर रहो यार, ये सब चीज़ों से ना मतलब थोड़ा सा डिसहार्टनिंग फील होता है। और ऐसी चीज़ें लाइक उनको ऑफ़र भी जो दिया, लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा ऑफ़र था टू बी ऑनेस्ट। तो आप ऐसे केसेस में तो और ज़्यादा डिसहार्टनिंग फील होता है। सो मेरा बस यही था इस व्लॉग को बनाना कि आगे कोई चल के ऐसे केसेस में एटलीस्ट ना फंसे। अपनी जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंटर्स बताए कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेक करी, आप भी वो सब चीज़ें चेक कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो रिक्रूटर से आप जब बात करते हो तो आप अपनी लाइक जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं आप पूछो, पूरा अच्छे से समझो। देन आपको जब वो लगता है कि ये बिल्कुल सही चीज़ है, देन उस चीज़ को एग्री करके आगे बढ़ना। और जापान में कभी भी हायरिंग के लिए आपको पैसे नहीं मांगने पड़े, मतलब वो पैसे नहीं मांगेंगे आपसे। क्योंकि अगर आपको जापान में कोई कंपनी स्पॉन्सर करके वीज़ा सब कुछ दे रही है तो आपसे वो 1% का भी पैसे नहीं लेते। इनफैक्ट आपको रिलोकेशन बोनस अलग से मिलता है, कुछ कंपनीज़ में होता है, कुछ कंपनीज़ में नहीं होता। बट मोस्टली आपका सारा कुछ कंपनी कॉस्ट बेयर करती है, आपका वीज़ा से लेके कुछ काफ़ी चीज़ों में। फ़्लाइट्स का शायद से नहीं होता कुछ कंपनीज़ में, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आपको रिलोकेशन बोनस दे देती है। अदरवाइज़ कुछ कंपनीज़ वो भी स्पॉन्सर करती हैं। सो आज के लिए अभी व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आए, क्योंकि जिन पर्सन ने मुझे ये शेयर किया था तो मैं थोड़ा सा मतलब मुझे यार बहुत बुरा लगा था उनके उनके ये सब चीज़ें स्टोरी सुन के। तो मैंने उनसे भी पूछा था कि क्या मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ अपने व्लॉग के थ्रू शेयर कर सकता हूँ। एंड ही सेड कि प्लीज़ इसको आगे आप मतलब बताओ, अवेयर करो, ताकि किसी और के साथ ये चीज़ ना हो। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर टू दैट पर्सन। एंड उन्होंने लाइक मुझे एक तरह से होता ना कि अपनी वॉइस बना के ये जो भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में आप लोगों की तरफ, आप लोगों के पास पहुंचा पाया। सो आई होप ये ब्लॉग का मोटिव सक्सेस रहे। तो प्लीज़ आगे आप लोग भी इस चीज़ को आगे स्प्रेड करिएगा, अवेयरनेस फैलाओ, ताकि किसी और के साथ ये चीज़ ना हो। सो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कल, बाय बाय।